क्या होगा अगर ओह, ये कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। ये समुद्री मछली भूकंप का अनुमान लगाने में हमारी मदद करे? आखिर वो किस चीज का पता लगाना चाह रहे हैं? और इस अंडे के नुकीले होने का मतलब क्या है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। प्रकृति इतनी अद्भुत है कि कभी-कभी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स की टीम जानवरों के ऐसे अजीबोगरीब बर्ताव और हैरान कर देने वाली घटनाओं की जांच कर रही है। पर ऐसा हो कैसे रहा है जो कैमरा में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये है नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज सॉल्व्ड। प्लैनेट अर्थ 30 करोड़ साल ईसा पूर्व। डायनासोर अपने बच्चों को दुनिया में लाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत और अलग तरीका अपनाते हैं, जो इंक्यूबेशन के लिए बिल्कुल सही होता है। अंडे बाहर से मजबूत और अंदर से सुरक्षित होते हैं। और अब 30 करोड़ और उसके 2000 साल बाद भी डायनासोर के वंशज पक्षी आज भी अंडे ही दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक अब भी यकीन से नहीं दे सकते। और सवाल ये है कि पक्षियों के अंडे इतने अलग अलग आकार के क्यों होते हैं? अंडों के आकार पर सैकड़ों सालों से अटकलें लगाई गई हैं। हम अंडों के ओवल शेप होने का ही सोचते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीशीज में हमें जो फर्क मिलता है वो कमाल का है। हमिंग बर्ड्स के अंडे छोटे छोटे बुलेट्स के जैसे होते हैं। दूसरे जैसे कि वेवर्स, जिनके अंडे बिल्कुल नुकीले होते हैं, जो एक बहुत बड़े ओवल अंडे को जन्म देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी इंसान ने 4 साल के बच्चे को जन्म दिया हो। पक्षियों की लगभग 18,000 प्रजातियां हैं और उतने ही प्रकार के उनके अंडे भी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ये रहस्य है। कुछ अंडे गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ बीच में होते हैं। लेकिन सारे अंडों का आकार अलग क्यों होता है? और वास्तव में अंडे का मुख्य आकार क्या होता है? ये एक पहेली थी जिसे कोई भी 2017 तक हल नहीं कर पाया था, जब तक वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब वे इसका पता लगाएंगे। रिसर्चर्स ने अंडे के आकार और पक्षी के उड़ान के बीच एक संबंध पाया। वैज्ञानिकों ने लगभग 50,000 अंडों की तस्वीरों की जांच की और पक्षियों की जीवन शैली के साथ उनकी तुलना की। इसकी वजह है पक्षी जो हवा में ज्यादा वक्त बिताते हैं वो लंबे अंडे देते हैं, और जो हवा में ज्यादा वक्त नहीं बिताते हैं उनके अंडे चपटे या गोल होते हैं। जब मैंने पहली बार सुना तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये कुछ फ्रेनोलॉजी के बारे में स्टडी करने जैसा है, जहां उसकी बनावट से उसके बर्ताव का पता लगाते हैं। ये सब थोड़ा अजीब था। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये जानने का एक तरीका है। यदि एक पक्षी अच्छी तरह से उड़ने वाला है तो उसके लिए उसका एरोडायनामिक होना जरूरी है, और इसका मतलब है कि उसका शरीर पतला और मेंटेन्ड होगा। तो उनके भीतर पलने वाले अंडों का आकार लंबा होना चाहिए। इसलिए अंडे एक छोर पर पतले या नुकीले होते हैं। क्या आप समझे? अच्छी उड़ान भरने वाले पतले पक्षी के पतले अंडे। आसान है, लेकिन क्या ये थियरी सटीक है? तो स्विफ्ट्स, जैसा कि नाम से ही साफ है, इनकी उड़ान बहुत ही शानदार होती है। रिसर्च थियरी के अनुसार उनके अंडे काफी लंबे होते हैं। दूसरी ओर ये उल्लू जैसे पक्षी हैं जो केवल कभी-कभी बहुत कम दूरी तक उड़ते हैं, और उनके अंडे लगभग पूरी तरह से गोल होते हैं, जैसा कि थियरी बताती है। तो एवियन दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का खुलासा शायद हो सकता है, क्योंकि एक अंडे ने थियरी को पूरी तरह से परिभाषित किया है। मगर इस नियम का एक अपवाद भी है हर बार की जैसे। ये एक पक्षी का अंडा है जिसका नाम है गिलेमोट। गिलेमोट्स या मोरेस प्रजाति के पक्षी प्रजनन के मौसम में ये समुद्री पक्षी 5000 से अधिक के समूहों में चट्टानों के पास मंडराते हैं, क्योंकि इनको उत्तेजित होने के लिए भीड़ के शोरगुल की जरूरत होती है ताकि ये संभोग कर सकें। वैज्ञानिकों को इनके अंडे सबसे खराब मिले, आसान भाषा में बिल्कुल एसिमेट्रिक, जो बढ़िया उड़ने वाले पक्षी जैसे हैं। पर गिलेमोट असल में बिल्कुल उलट होते हैं। अंडा बिल्कुल एसिमेट्रिक है, जिन्हें देखकर लगता है कि ये बहुत ही शानदार उड़ान भरते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो उड़ने में माहिर नहीं है।
वो अपना पूरा जीवन समुद्र पर एक पंख वाले कॉर्क की तरह बिताते हैं और शायद ही कभी उड़ते हैं, और जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो ढंग से नहीं कर पाते। गिलमॉट उड़ने में अच्छे नहीं होते क्योंकि वो जबरदस्ती पंख हिलाते हैं ताकि वो ऊपर रह सकें। वो कोई चील नहीं है। वास्तव में समुद्री पक्षी के पंख डाइविंग के अनुकूल होते हैं। वो 600 फुट की गहराई तक जा सकते हैं, जहां वो कठोर पंखों का इस्तेमाल परफेक्ट फ्लिपर्स जैसा करते हैं। ये मछली पकड़ने का एक शानदार तरीका है और उन्हें केवल समुद्र के किनारे चट्टानों पर जाने की जरूरत होती है जब उन्हें अपने बच्चों को सिखाना होगा, लेकिन बच्चे ज्यादा देर ऊपर नहीं रहते। चूजे कुछ हफ्तों तक उस चट्टान पर ही चढ़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े मजबूत और बड़े होते हैं, वो उस पहाड़ी से शानदार छलांग लगाकर नीचे आ जाते हैं। ये चूजे असल में अपने माता पिता से भी अधिक खराब उड़ते हैं। केवल 3 हफ्तों में ही ये खुद को चट्टान से दूर कर लेते हैं, कुछ बढ़िया करने की उम्मीद में। अभी वो जिस फेज में हैं, हम उन्हें जंपलिंग्स कह सकते हैं, जैसे कोई पैराट्रूपर। मैं इसके चट्टान से सुसाइडल जंप लगाने की सराहना करता हूँ, क्योंकि ये किसी तरह से समुद्र में गिरी, ना कि किसी चट्टान पर। कुछ जंपलिंग्स को प्रोत्साहन के लिए माता पिता की जरूरत होती है। इसलिए ये कहना ही सही है कि गिलेमॉट्स के नुकीले या एसिमेट्रिक अंडों का संबंध उनके अच्छे या बुरे उड़ने से नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर कि पृथ्वी पर गिलेमॉट के पास इतना असाधारण एसिमेट्रिक अंडा क्यों होगा? ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये है कि अंडे का आकार उन्हें चट्टान से नीचे लुढ़कने से रोकता है। वो अपने अंडों को एक छोटी सी जगह में बैलेंस करते हैं और जाहिर है कि अंडे का लुढ़कना बहुत ही रिस्की है। गिलेमॉट माता पिता बारी बारी से अंडों का ख्याल रखते हैं और उनके बदलने का समय जोखिम भरा होता है। इनकी एक नादानी का मतलब है अंडे का फूटना, जो उनको साल का सबसे बेकार माता पिता बना देगी। एम्परर पेंगुइन्स भी ऐसे ही बदलाव करते हैं। उनके पास भी नुकीले अंडे हैं और उसकी एक खास वजह भी है। अंडे उनके पैरों पर बैलेंस होने के लिए बिल्कुल सही है, ताकि वो उन्हें जमे हुए बर्फ से ऊपर रख सकें। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हैं। गिलेमॉट्स के अंडे क्या इसलिए नुकीले होते हैं कि वो लुढ़क कर नीचे ना गिर जाएं? टिम इन पक्षियों पर 46 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं और वो इस चीज का पता लगाना चाहते हैं। अगर आप एक गिलेमॉट का अंडा लें और इसे एक चिकनी सतह पर रोल करें तो ये असल में एक आग में रोल करेगा। उस आग की चौड़ाई अंडे सेने की चौड़ाई से बहुत मिलती है, जिस पर ये पक्षी प्रजनन करते हैं। जिसका मतलब ये है कि अंडा किनारे की तरफ ही रोल करेगा, इसलिए नुकीला आकार नुकसानदेह ही हो सकता है। चट्टान से नीचे लुढ़कने से बचाना इस बात का जवाब नहीं है। तो वो उन्हें चट्टानों से लुढ़कने से नहीं रोक रहे हैं, ना ही वो उन्हें उड़ने में मदद कर रहे हैं। तो फिर उनके अंडे नुकीले क्यों हैं? सदियों से वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं कि गिलेमॉट का अंडा इतना नुकीला क्यों होता है। ज्यादातर पक्षी जो नुकीले अंडे देते हैं वो अच्छी उड़ान भरते हैं, लेकिन गिलेमॉट नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या आकार स्वाभाविक रूप से मजबूत है? जिन चीजों से गिलेमॉट के अंडों को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है वो है किसी गिलेमॉट की दूसरे इंक्यूबेटिंग पक्षी पर क्रैश लैंडिंग। तो मैंने सोचा कि क्या ये खास आकार अंडे के टूटने के जोखिम को कम करेगा अगर कोई दूसरा पक्षी इसके ऊपर आकर बैठ जाए। लेकिन ये पता चलता है कि ये नुकीला अंडा वास्तव में सबसे मजबूत आकार नहीं है। एक सटीक गोलाकार, कोई बिल्कुल गोल चीज ही प्रकृति की सबसे मजबूत संरचना है। यही कारण है कि हमने गहरे समुद्र में पनडुब्बियों को ऐसे डिजाइन किया है, क्योंकि ये समान रूप से पूरी सतह पर दबाव बांट देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जो लगभग पूरी तरह से गोल होता है और ये इतना मजबूत होता है कि ये इंसान के वजन को भी झेल सकता है। लेकिन गिलेमॉट के मामले में अंडे गोलाकार नहीं होते हैं, इसलिए हमें इस अनोखी डिजाइन के लिए कोई दूसरी वजह ढूंढनी होगी। कभी कभी विज्ञान की समस्या को हल करना किसी पहाड़ को चढ़ने जैसा हो जाता है, लेकिन फिर पहाड़ों पर सैकड़ों घंटे बिताने के बाद टीम को आखिरकार एक सफलता मिली। फील्ड वर्क के दौरान मेरे पास एक गिलेमॉट के अंडे को सीधे ढलान पर रखने का मौका मिला और मैं ये देखकर चौंक गया कि सिर्फ गिलेमॉट का अंडा ही वहां टिका रहा। टिम ने पाया था कि केवल सबसे एसिमेट्रिकल अंडे ही पहाड़ की दरारों और कोनों पर चिपके रह सकते हैं।
हमने बहुत सख्ती से इसकी टेस्टिंग की और ये सच है, अंडे का शेप जितना अधिक नुकीला होगा वो ढलान पर उतना ही फिट हो सकता है। इसने मुझे महसूस करवाया कि स्टेबिलिटी इस बात का जवाब है कि क्यों गिलेमॉट के अंडे इस आकार के होते हैं। तो गिलेमॉट का अंडा सभी नियमों को तोड़ता है। ये अनिश्चित जगहों से चिपके रहने में मदद करता है। ये कुदरत के करिश्मे का सटीक उदाहरण है। कम नुकीले अंडे चट्टान से लुढ़क गए, इसलिए जिन पक्षियों ने ऐसा किया वे अपने सभी चूजों को खो बैठे। जिन पक्षियों ने नुकीले अंडे दिए उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जीवित हैं, इसलिए उनके जीन्स आज भी मजबूत हैं। मेक्सिको, अप्रैल 2014। एडवेंचर की तलाश में कायाकर्स को उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है। ओहो, अरे बाप रे, इसके साइज को नाव तो को देखो। कसकर पकड़ो। ओह गॉड, मैं तो इसकी वीडियो जरूर बना रही हूँ। और ये छोटी सी फिल्म वायरल हो गई, जिसको 60 लाख से भी ज्यादा बार ऑनलाइन देखा गया। ओह कैमरा वाली महिला के लिए ये काफी चौंकाने वाला था। ओह, ये तो Oh my बहुत ही बड़ी goodness, है। जरा वो देखो। कायाकर्स का सामना एक और फिश से हो गया था, जो जानवर शायद ही कभी इंसान द्वारा देखा गया हो, ये जानने के बावजूद कि ये सभी गर्म महासागरों में रह सकता है। ये मछली आमतौर पर सतह से 3000 फुट नीचे की गहराई में छिपी होती है। आमतौर पर जब हम उन्हें ढूंढते हैं, हम उन्हें पानी में एक वर्टिकल पोजीशन में पाते हैं। उनका सिर पानी की सतह की ओर और उनकी पूंछ नीचे जमीन की सतह की ओर होती है, और वो ऐसे अलग तरीके से तैरती रहती हैं। और फिश बहुत बड़ी होती है। वास्तव में ये सबसे लंबी हड्डी वाली मछली होती है। वो बहुत लंबी होती हैं, कभी कभी 50-60 फुट तक लंबी और करीब 300 किलो तक की हो सकती हैं। अपने प्राकृतिक गहरे समुद्र में एक और फिश के केवल कुछ ही वीडियोस मौजूद हैं। लोगों ने इस दुर्लभ समुद्री प्रजाति को इतनी बार नहीं देखा होगा जितनी बार उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा होगा। जरा सोचिए कि ये गहरे समुद्री गोताखोर आखिरकार इसे देखकर कितने एक्साइटेड हैं। वहां पर है वो, वहां। कमाल है, सच में यकीन नहीं होता। फिर भी पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के समुद्र तटों पर दर्जनों ओरफिश मिली हैं। ये ओरफिश सैन डिएगो समुद्र तट पर अमेरिकन नौसेना सील को मिली थी, जो करीब 23 फुट लंबी थी। तो ये गहरे पानी के निवासी जो कभी कभी ही दिखते थे, वो कम पानी में क्या कर रहे हैं? वैसे यहाँ कुछ अजीब संभावनाएं भी हैं। कुछ नजारे तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ही हैं। मजे की बात यह है कि कभी कभी भूकंप आने से ठीक पहले ये ओरफिश काफी पहले ही वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ओरफिश ऐसी बड़ी घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेती हैं। बेबी, पानी सब कुछ तबाह करने वाला है। 2010 में चिली और हाइटी दोनों में दर्जनों ओरफिश भूकंप से पहले समुद्र तट पर पहुंच गए। 2011 में आए विनाशकारी भूकंप से पहले के महीनों में कम से कम 1 दर्जन से अधिक ओरफिश जापानी तटों पर पाई गई थीं। ऐसा क्या हुआ जो हमारी ओरफिश मैक्सिकन समुद्र तट पर पाई गई? क्या ऐसा है कि ये आने वाले भूकंप को महसूस कर सकती हैं? भूकंप वैज्ञानिकों के पास कई तरह के उपकरण हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो उनसे हर मिनट की ग्राउंड शेकिंग का पता लगा सकते हैं, और सच्चाई तो ये है कि हम इंसान अब भी भूकंप आने वाला है इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कभी कभी ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक मछली ये कैसे कर सकती है। ओरफिश का इस तरह से तट पर आना पहली बार हमारा ध्यान नहीं खींच रहा है। प्राचीन इतिहास में ऐसे बहुत सी कहानियां मिलती हैं जहां अजीबोगरीब जीव मिलते रहे हैं, और उनमें से एक है ओरफिश। जैसा कि प्राचीन जापानी लोक कथाओं में कहा जाता है, ओरफिश लोगों को यह बताने के लिए जानी जाती थी कि भूकंप आ सकता है। तो क्या ये प्राचीन बात सही हो सकती है? क्या ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीव भूकंप की तरंगों को महसूस कर सकते हैं? अप्रैल 2014 में मेक्सिको के समुद्र तट पर कायाकर्स का सामना एक ओरफिश से हुआ। इतिहास गवाह है कि ये गहरे समुद्र में रहने वाली मछली भूकंप से पहले अक्सर ऊपर आ जाती हैं। तो क्या उसने आने वाले भूकंप का पता लगा लिया?
कई अलग अलग प्रकार की तरंगे होती हैं जो भूकंप की वजह से फैलती हैं और उनमें से कुछ तरंगे तो लिक्विड के माध्यम से ही फैलती हैं। ओरफिश कुछ आवाजों को सुनने में या महसूस करने में सक्षम हो सकती हैं, जो निश्चित रूप से पानी के माध्यम से उन तक पहुंचती होंगी। यदि ऐसा है तो ये पहला जानवर नहीं होगा जिसे भूकंप को भांपने की सेंस मिली हो। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो भूकंप आने के ठीक पहले उसका अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे कुछ पक्षियों को इसके बारे में पता लग जाता है। डॉग्स भी इसे महसूस कर लेते हैं। यूरेका कैलिफोर्निया, जनवरी 2010। इस डॉगी को कुछ महसूस हुआ है, तभी ये दरवाजे से बाहर भाग गया और निश्चित रूप से अब धरती ने हिलना शुरू कर दिया है। तो अगर एक ओरफिश किनारे पर दिखे तो क्या आपका पहाड़ी की तरफ दौड़ना सही होगा? ये जानवर शायद बड़े झटकों के शुरू होने से ठीक पहले हर पल बढ़ रहे वाइब्रेशंस का पता आसानी से लगा पाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भूकंप की भविष्यवाणी कुछ सेकंड्स पहले महसूस करने की, न कि घंटों या दिनों पहले की। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ओरफिश भूकंप आने के एक दिन पहले ऐसा महसूस कर पाती होगी कि भूकंप आने वाला है। यहाँ तक कि अगर कई अन्य जानवरों की तरह ओरफिश भूकंपों का पता लगा सकती है, तो ऐसा लगता है कि वो गहराई से दूर तक तैरकर किनारे तक पहुंचने के लिए बहुत पहले से ऐसा कर सकती हैं। तो वो कम गहरे पानी में क्यों तैर रही हैं? क्या उनकी बायोलॉजी में कुछ ऐसा हो सकता है जो इसे समझा सके? 13 अक्टूबर 2013। सदर्न कैलिफोर्निया के कैटलीना आइलैंड के उथले पानी में प्रवेश करने वाली एक ओरफिश असल में एक मादा थी जिसके अंदर हजारों अंडे थे। अगर ऐसा है तो क्या वो यहाँ प्रजनन के लिए आई थी? ज्यादातर ओरफिश जो किनारों पर आती हैं, वो मादा होती हैं। जब हम उन्हें खोलते हैं तो वो अंडों से भरी हुई होती हैं, लेकिन अंडे विकास के अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। तो क्या उनका ये बर्ताव स्पॉनिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है? स्पॉनिंग यानी मछलियों का संभोग। मछली की कई प्रजातियों के लिए तट के पास स्पॉनिंग वास्तव में काफी आम बात है। हर गर्मियों में केपलिन खुद को पानी से निकालकर नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक तटों पर लाखों की तादाद में बाहर आ जाती हैं। मादाएं अपने अंडे रेत में बिछाती हैं, जहां नर समुद्र में लौटने से पहले उन्हें फर्टिलाइज करते हैं। ये एक केपलिन बीच पार्टी है। ओरफिश भी शायद ऐसा ही कुछ कर रही हो। ओरफिश को मेक्सिको के तट से दूर देखा गया है और वास्तव में कायाकर्स को चौंका देने वाली ओरफिश के हमारे अद्भुत फुटेज को मेक्सिको में ही शूट किया गया था। ये फर्टिलाइज्ड अंडों के साथ समुद्र की सतह पर रहती हैं जब तक उनके बच्चे जन्म नहीं लेते और वापस तैरकर अपने घर नहीं पहुंच जाते। तो ये संभव है क्योंकि ये मछलियाँ कभी कभी जोड़ों में पाई जाती हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये बहुत रहस्यमयी होती हैं। इस मछली के प्रजनन के इतिहास के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, इसलिए ये स्पॉन के लिए ऐसा नहीं कर रही हैं और आने वाले भूकंप का भी पता नहीं लगा रही हैं। तो आखिर वो क्या है जो इन मछलियों को गहरे पानी से बाहर निकाल रहा है? जवाब सिर्फ सागर की लहरों में ही मिल सकता है। पानी के गर्म होने से अक्सर धारा बदल जाती है और इसी वजह से लहरों की दिशा बदल जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि तेज धाराओं की वजह से ओरफिश किनारे की तरफ बहकर आ जाती हैं और क्योंकि उनमें से कुछ कमजोर तैराक होती हैं, तो वो वापस तैरकर नहीं जा पाती और किनारे के पास ही रह जाती हैं। एक मछली के लिए बुरा तैराक होना अजीब लग सकता है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जहां ओरफिश रहती हैं, वहां शायद ही कोई धाराएं हों। इसका मतलब है कि ये ज्यादा मांसपेशियों का निर्माण नहीं कर सकती हैं और इसलिए ओरफिश में अशांत पानी से सामना करने की ताकत नहीं होती। देखा जाए तो सिर्फ यही जीव बहने वाले नहीं हैं। महासागरीय धाराएं इतनी मजबूत हो सकती हैं कि वो व्हेल और कछुओं को भी बाहर धकेल दें। तो क्या ऐसा ही हमारी ओरफिश के साथ भी हुआ है? शायद वो गलत समय और गलत जगह पर है, क्योंकि किनारों पर वो करने ही क्या आएंगे। तो इसका हल उतना ही सरल है जितना कि समुद्र की धाराएं जो ओरफिश को किनारे पर ले आती हैं। शायद इसका जीवन बस इस उम्मीद पर टिका है कि लहरें बदल जाएंगी और इसे वापस गहरे पानी में ले जाएंगी। स्वीडन, दिसंबर 2017। विंटर स्की का मौसम पूरे जोरों पर है। ऐसा नहीं है कि बर्फ से ढके पहाड़ ज्यादा लुभावने लगे।
कुछ लोगों के गॉगल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में 4 सूरज चमक रहे हों। क्या बात है, वाओ! अगर मैं स्कीइंग कर रहा होता तो मैं भी रुक जाता और बस आसमान को घूरता रहता। ये एक सूरज नहीं है, ये सूरज का एक पूरा गुच्छा है। तो इस शानदार लाइट शो का कारण क्या है? शायद इस सब का ताल्लुक जमीन पर पड़ी ठंडी सफेद बर्फ से हो। एक थियरी ये है कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो बर्फ की सतह के रिफ्लेक्शन से बन गया है। तो जरा सोचिए कि अगर पहाड़ों पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो और उन पहाड़ों से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो ये संभव है कि सूरज की रोशनी पहाड़ों से रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग दिशाओं में जा रही है। उस थियरी के साथ दिक्कत यह है कि बर्फ एक मिरर की तरह सपाट सतह नहीं है। ये अनगिनत छोटे क्रिस्टल से बनी है जो कई दिशाओं में प्रकाश बिखेरती हैं। ये किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं हो सकती। इसकी कोई और वजह जरूर होनी चाहिए। क्या ये 4 सूरज जो लोगों को एक अद्भुत रोशनी दिखा रहे हैं महज एक मिराज हो? शायद इसलिए आप हाईवे के आखिर में पानी देखते हैं जहाँ पानी होता भी नहीं है। मिराज यानी मृगतृष्णा आमतौर पर तब होता है जब तापमान के अनुसार एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाता है। जैसे जैसे गर्मी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ये अजीब तरीके से प्रकाश को मोड़ देती है। ऐसा होने पर हमें 1, 2 या 3 चीजें नजर आती हैं, या कहें कि ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। लगता है कि हम देख रहे हैं पर कुछ नहीं है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब तापमान में ज्यादा अंतर होता है। इस वीडियो में ये एक ठंडा दिन है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप मिराज देखेंगे। इसलिए मेरे पास ये थ्योरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आकाश में बर्फ की वजह से है। लेकिन बर्फ इस दृश्य को कैसे बनाती है? ठीक है, इस दुर्लभ और आश्चर्यजनक दृश्य को बनाने के लिए बादलों में कुछ चीजों को एक साथ आने की जरूरत है। सिरस क्लाउड्स में पाए जाने वाले अनगिनत छोटे बर्फ के क्रिस्टल सूर्य के प्रकाश को रिफ्रैक्ट करते हैं। सिरस क्लाउड्स पतले और धुंधले होते हैं जो लाखों छोटे बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं, और इनमें से प्रत्येक क्रिस्टल में गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश के साथ टकराने की क्षमता होती है। ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिफ्रैक्ट करता है, जिसका मतलब है कि सूरज की रोशनी अपने आप ही विजिबल लाइट के अलग अलग रंगों में स्प्लिट हो जाती है। कुछ प्रकाश एक सर्टेन अमाउंट में बाईं ओर झुक रहे हैं और कुछ प्रकाश सर्टेन अमाउंट में दाईं ओर झुक रहे हैं। इसलिए हम कई सूरज एक साथ देखते हैं। सूर्य का प्रकाश आमतौर पर सीधी रेखा में यात्रा करता है, लेकिन बर्फ के कण इसे वापस हमारी ओर झुका सकते हैं, जिससे लगता है कि रोशनी किसी और जगह से आ रही है। इसलिए 4 सूर्यों की उपस्थिति हमें एक अजीब और कमाल का दृश्य दिखाती है जो कि लाजवाब है।